अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। व्यू 360 की टीम की जानिब से आप सबको माह रमजान मुबारक। आज के शो में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मुश्किलात में इजाफा। वियतनाम की जंग में कैदी बनाए जाने वाले एक फौजी की कहानी। और वाशिंगटन की कुछ अहम यादगारों की सैर। अमेरिका और दुनिया भर में माह रमज़ान के आगाज़ पर व्हाइट हाउस की तरफ से मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस भी मुल्क के अंदर और बाहर बसने वाले मुसलमानों तक इस मौके पर खुसूसी पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, जो हम इस माह के दौरान आपके लिए पेश करते रहेंगे। आज देखते हैं अमेरिका के मुसलमान कांग्रेसमैन आंद्रे कार्सन का ये पैगाम। I pray that you have a blessed Ramadan. मैं दुआ करता हूँ कि आपका रमज़ान बाबरकत हो, और अगर आप किसी जिस्मानी कमजोरी के बाइस रोज़ा नहीं रख सकते तो आप खैरात करें और अल्लाह उसे कबूल करें। मेरे ख्याल से ये महीना ईमान की तजदीद का महीना है और गरीबों को याद रखने और ऐसे लोगों पर तवज्जो देने का महीना है जो गैर इख्तियारी तौर पर रोज़ा रखते हैं। ये वक्त है कि हम इंसानी कमजोरी को कबूल करें, खुदा से ताल्लुक़ को बढ़ाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करें। Put our minds on God, acknowledge our human frailty, but continue to make the world a better place. आंद्रे कार्सन ने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने पर काम करने की बात की, लेकिन जहां अमेरिका में रमज़ान के आगाज़ पर ही एक अफसरदा कर देने वाला वाक़या हो गया। बिल्कुल सारा। अमेरिकी रियासत ऑरेगन में हरासा किए जाने वाली 2 मुसलमान ख़वातीन की हिमायत में आगे बढ़ने वाले 2 अफराद को ट्रेन पर जिस बेदर्दी से हमलावर ने चाकू मारकर कत्ल किया, वो बहुत ही शॉकिंग था। एब्सोल्युटली। और जो 2 अफराद कत्ल हुए उन्हें मुसलमान और गैर मुस्लिम सभी हीरो करार दे रहे हैं। उनके घर वालों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और ये वाक़या इस बात की एक मिसाल है साकिब के, जहाँ इस मुल्क में जेरेमी जोसेफ क्रिश्चियन जैसे लोग हैं जो दूसरों को उनके रंग और मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाते हैं, वहीं टिलेशन नाम का मैश और रिकी जॉन बेस्ट जैसे लोग भी हैं जो दूसरों के हक के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल। और हमलावर जेरेमी क्रिश्चियन के सोशल मीडिया पेजेस से भी पता चलता है कि वो एक जाना माना नस्ल परस्त था। उसका पहले से पुलिस रिकॉर्ड भी था। अच्छा, वो तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वाक़े में बुरी तरह जख्मी होने वाला तीसरा शख्स जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी सेहतियाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उम्मीद है। और अब कुछ बात करते हैं वाशिंगटन डीसी के सियासी माहौल की। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे से वापस आ चुके हैं, जिसे वो और उनके हामी कामयाब करार दे रहे हैं। लेकिन जाने से पहले यहाँ वाशिंगटन डीसी में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना था वो तो बदस्तूर जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं मोहम्मद आतिफ के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। आतिफ, ये बताइएगा कि सदर को दरपेश दाखिली चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं? जी सारा, इनमें कुछ इजाफा होता नज़र आ रहा है। जब सदर अपने गैर मुल्की दौरे पर थे तो उस दौरान यहाँ का न्यूज़ साइकिल ने एक नया नाम लेना शुरू किया रशिया प्रोब के हवाले से, और वो नाम था सदर के दामाद जैरेड कुशनर का, जो कि न सिर्फ उनके दामाद हैं बल्कि इसके साथ साथ उनके मुशीर भी हैं और इंतहाई करीबी जो हल्का है उसमें शामिल हैं। इसलिए अब ये मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं और इल्ज़ामात जिस नौइयत के हैं उसमें रूस के साथ राब्ते का न सिर्फ ये कि राब्ता बनाना बल्कि खुफिया राब्ता बनाने का इल्ज़ाम उन पर शामिल है। तो ये रिपोर्ट देखते हैं और इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। जहां एक जानिब सदर ट्रंप अपने मशरक़ वस्ता और यूरोप के दौरे की कामयाबी का ऐलान कर रहे थे, उनके करीबी हल्के के सबसे काबिल एतमाद लोगों में से एक के बारे में बहस मीडिया पर छाई हुई थी। Jared is a very successful real estate man in New York. I'm proud of Jared. पहले खबरों में ये बताया गया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर जारी FBI की तफ्तीश में सदर के दामाद जैरेड कुशनर का नाम आया है। फिर बहुत सी रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले मुबैना तौर पर कुशनर ने रूसी सफ़ीर से मॉस्को के साथ बातचीत की एक खुफिया लाइन कायम करने के लिए राब्ता किया। ये एक इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में था जिसमें रूसी डोनाल्ड ट्रंप की मदद करके हिलरी क्लिंटन को नुकसान पहुंचाने के लिए मुदाखलत कर रहे थे। और यकीनन अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, इंतखाबी मुहिम और इस मुदाखलत के फौरन बाद सदर के दामाद रूसियों के साथ रूस के सफारती दफ्तर के जरिए एक बैक चैनल कायम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये पूछना होगा कि वो ये बातचीत किस से छुपाने की कोशिश कर रहे थे।
آخر جہالت اور سراسیمگی، شک اور نفرت کی کس حالت کے تحت کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ روسی سفیر کے ساتھ یہ بات کرنا اچھا قدم تھا؟ شک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جیرڈ کشنر کچھ غلط کرنے کے مرتکب ہوئے یا ان پر یہ الزام ہے۔ بعض نیوز اداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ یہ بیک چینل شام اور دیگر معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے بنانے کی کوشش کی، جو بالکل درست ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک بھی ہے اور قابل قبول بھی۔ کسی بھی ملک کے ساتھ اور خاص طور پر روس جیسے ملک کے ساتھ رابطے کی لائن اچھی بات ہے۔ بعض ڈیموکریٹس یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جیمز کومی کے بعد جیرڈ کشنر کو بھی کانگریس کی کمیٹیوں کے سامنے بلایا جائے۔ عاطف، رپورٹ ہم نے دیکھی، صدر کو درپیش داخلی چیلنجز تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے پہلے غیر ملکی دورے پر یہاں تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے؟ جی، اس دورے کے بارے میں تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دورہ زیادہ تر لوگوں کی نظر میں ایران کے خلاف تھا۔ وہ ایران مخالف قوتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جا کر جو ان کی عرب ممالک کے رہنماؤں سے بات ہوئی اس میں، اور انہوں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہونا پڑے گا اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ان تمام سٹیجز پر جہاں امریکہ دنیا میں چاہے وہ امن بحال کرنے کی کوششیں ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی کوششیں ہیں، چاہے وہ یورپ سے متعلق جو امریکہ کے انیشیٹو ہیں وہ ہیں۔ اور نیٹو کے بھی کچھ اہم رکن ممالک کی قیادت اس دورے کے بعد کچھ پریشان نظر آ رہی ہے، رائٹ؟ جی، آپ نے بالکل درست کہا ہے، کیونکہ جب صدر نیٹو میں پہنچے اور وہاں جا کر جب انہوں نے نیٹو اتحاد اور اس کی ذمہ داریوں کی بات کی تو انہوں نے ایک بات جو وہ اپنی کیمپین میں بھی دہراتے تھے وہ یہ کہ نیٹو کے دیگر اتحادی وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اتنے فنڈز نہیں دے رہے اس اتحاد کے لیے جتنے ان کو دینے چاہیے۔ انہوں نے جرمنی کا بھی ذکر کیا کہ جرمنی کو بھی یہ فنڈز دینے چاہیے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ امریکن ٹیکس پیئرز کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ پیسے دیتے رہیں اور دیگر اتحادی پیسے نہ دیں۔ جبکہ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اینگلا مرکل نے ایک بیان دیا، ایک ریلی میں بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یورپ کو اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے لیے خود اقدامات کرنے ہوں گے، اب وہ برطانیہ اور امریکہ سے مزید تک توقعات نہیں رکھ سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ جب یورپ سے علیحدہ ہوا ہے اس کے بعد اور امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ یورپ کو اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی۔ آلرائٹ، محمد عاطف ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو عاطف۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین کے خلاف جرائم میں اضافے پر مظفر آباد سے ایک رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب ورلڈ ویو، جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ مانچسٹر بم حملے سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیے جانے والے افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI5 دھماکے کی تحقیقات کی ذمہ داری لینے پر غور کر رہی ہے۔ شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو جاپان کے اقتصادی زون میں جا گرا۔ جاپان کے وزیر اعظم شانزو ابے نے میزائل تجربے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ جان کیلی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ آنے اور یہاں سے جانے والی تمام پروازوں پر مسافروں کے ہمراہ لیپ ٹاپ جہاز پر لے جانے پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کین فلم فیسٹیول کے اختتام پر 8 پر بنائی جانے والی سویڈن کی فلم بہترین فلم کے لیے پہلے، جبکہ 8 پر بنائی جانے والی فرانس کی فلم نے دوسرے نمبر پر ایوارڈ حاصل کر لیا۔ امریکی ڈائریکٹر صوفیا کپولا کو بہترین ڈائریکٹر قرار دیا گیا ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔
व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आज अमेरिका में फ़ौजियों की याद में दिन मनाया जा रहा है जिसे मेमोरियल डे कहा जाता है। हर साल मई की आखिरी पीर को अमेरिकी उन फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर खिदमत सर अंजाम दी या दे रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे साबिक अमेरिकी फ़ौजी से जो 5 साल तक वियतनाम में जंगी कैदी रहे और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अमेरिकी एयरफोर्स के कप्तान गाय ग्रूटर्स ने वियतनाम में होने वाली जंग के लिए रज़ाकाराना खिदमत इसलिए पेश की थी क्योंकि वो कम्युनिज्म को दुनिया में फैलने से रोकना चाहते थे। वो 1967 के अवाइल में वियतनाम गए थे जहां उन्होंने 400 जंगी मिशन पूरे किए और उनका तैयारा 2 बार निशाना बना। मुझे पहली बार उन बहादुर अफराद ने बचाया जो हरे रंग के हेलीकॉप्टर्स की अमेरिकी रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे। दूसरी बार हम शुमाली वियतनाम में अकेले थे और अंधेरा होने वाला था। मैं दरख्तों के झुंड तक पहुंचने में कामयाब हो गया और तकरीबन 45 मिनट तक गिरफ्तार होने से बचा रहा। जिस फौजी यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार किया वो उन्हें चावलों के खेत के पार गांव में ले गया जहां वो 1 दिन तक रहे। इसके बाद एक ट्रक पर लंबे सफर के बाद तमाम जंगी कैदियों को हनोई के एक कैंप में मुंतकिल किया गया। 1 हफ्ते बाद उन्हें और दर्जन भर दीगर अफराद को बदनाम ज़माना हनोई हिल्टन नामी कैंप पहुंचा दिया गया। ये वो जगह थी जहां फौजी मालूमात हासिल करने के लिए तशद्दुद किया जाता था। ग्रूटर्स कहते हैं वो मार्च 1973 में अपनी रिहाई से कबल 5 साल तक 6 मुख्तलिफ फौजी कैंपों में रहे। फिर शुमाली वियतनाम को अमन मुआहदे पर मजबूर होना पड़ा। दिसंबर 1972 में अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने हनोई के इलाके में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसे 1972 की क्रिसमस बमबारी कहते हैं। इन 11 दिनों में 40,000 टन बम गिराए गए। In those 11 days, they dropped 40,000 tons of bomb. बतौर कैदी तमाम तर मुसीबतें बर्दाश्त करने और जंग की अमेरिका में गैर मकबूलियत के बावजूद ग्रूटर्स कहते हैं इस जंग का जवाब आज वाज़ेह है। By the president of Indonesia, by the president of Thailand. इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन के सुदूर के मुताबिक ये वियतनाम में अमेरिका की जंग थी जिसके बाइस उन्हें अपने मुल्कों में कम्युनिस्ट बागियों से कामयाबी से नबर्द आजमा होने का हौसला मिला। वियतनाम में हमारी हिम्मत और हौसले से आज 450 मिलियन लोग आज़ाद हैं जो बसूरत दीगर आज कम्युनिस्ट होते। अब कई साल बाद गाय ग्रूटर्स मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ये तरगीब देते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को भूलने और माफ करने के अलावा उनसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। निकोलेटा एलिच के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। आज जब अमेरिका में फ़ौजियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, एक आम अमरीकी आलमी सतह पर अपने मुल्क का क्या किरदार देखना चाहता है, ये जानने की कोशिश की दीपक डोभाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी सीरीज ऑफ द हाईवे में। Well, we gotta be military strong. देखिए, हमें अक्सरी तौर पर मजबूत होना है। हमें दुनिया में लीडरशिप दिखानी है। अगर हम ताकतवर नहीं होंगे तो वो हमारा फायदा उठाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बाहर जाकर जंग लड़नी है, पर हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए और इसके लिए हमें मजबूत फौज चाहिए। अगर आप कमजोर होंगे, अपनी दफाई ताकत कम करेंगे, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दूसरे मुल्कों में बहुत पैसे खर्च करते हैं। हमने जंगों पर खरबों डॉलर खर्च किए और हमें क्या मिला? हम दुनिया भर में काफी मुल्कों को इमदाद देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। दीपक डोभाल इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, ये बताइए, हमने एक स्मॉल टाउन अमेरिकन की बात सुनी, क्या अमेरिका के छोटे देही इलाकों में आमतौर पर लोगों की यही सोच है, यही चाहते हैं वो? हाँ, जहाँ तक मैं घूमा और मैं काफ़ी जगहों पे घूमा, ज़्यादातर लोगों की आप यही देखेंगे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, हमें अक्सरी तौर पे बहुत मजबूत होना है, हम लोग मजबूत नहीं हैं, जबकि अमेरिका काफ़ी मजबूत मुल्क है। एक पोल भी हुआ था, गैलप ने एक पोल किया था, तो उससे ये सोच पता लगती है कि अमेरिका के अंदर 37% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग अपनी मिलिट्री पर बहुत कम खर्च करते हैं। 45% लोगों का कहना है कि हम मिलिट्री तौर पे हम लोग बहुत ताकतवर नहीं हैं। तो ये एक अजीब सी बात है, मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में सोच की मिलिट्री दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है इस वक्त, फिर भी आम लोगों का यही समझना है कि उस मकाम पे नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन सारा इसमें आपने जैसे कहा कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, लेकिन एक तजाद नजर आया, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया कि वो चाहते हैं कि अमेरिका ताकतवर भी रहे और लेकिन फिर बाहर अमेरिका से बाहर पैसा भी खर्च ना करे। तो ये
तजाद क्यों है? बिल्कुल, और ये आप आम आदमी से बात करेंगे तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं सामने, क्योंकि वो ना एक्सपर्ट्स हैं, ना वो थिंक टैंक वाले हैं, ना वो वकील हैं, वो कोई बहुत सोची समझी कोई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो मोटी चीज़ें उनको निकल के आती हैं, और जाहिर है आपने जैसे कहा कॉन्ट्रडिक्शन है, वो चाहते हैं लेकिन पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, ये बात। और आपने सुना जैसे उस आदमी ने कहा कि हम लोग इमदाद देते हैं इतने मुल्कों को, और अमेरिका देता भी है एड, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की जो सोच है, वो पिछले सालों में जो लड़ाइयाँ जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, वो देख रहे हैं कि हर जगह हम जा रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, आखिर में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ अमेरिका को पसंद नहीं किया जा रहा, तो ये हो क्या रहा है उनकी भी समझ नहीं आ रहा। और एक तरह से देखें तो सदर ट्रंप की इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ हद तक इस सोच को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो अपना बजट प्रपोज किया उसमें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के लिए कट्स सजेस्ट किए। बिल्कुल, और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कैसे इन लोगों की सोच अमेरिका में पॉलिसी को अफेक्ट करती है। तो ये जो आम लोग सोच रहे हैं, ये ट्रंप के वोटर हैं, ये आदमी भी ट्रंप का वोटर था, ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे ना खर्च करें लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग हो। तो ट्रंप का आपने देखा होगा कि इस बारी जो बजट जैसा आपने बताया 54 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा है, जबकि हर जगह से काटे गए हैं। और इसमें एक खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, वो ये कि ये लोग जो गाँव में बैठे हैं कहते हैं कि हम किसी मुल्क को इमदाद नहीं देंगे, मुल्कों को इमदाद देना बेकार है, हमारे लिए किसी फ़ायदे का नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हम इतने करोड़ों की एड इस कंट्री को दे रहे हैं या पाकिस्तान को दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा मामला है जो कि सॉल्व करना पड़ेगा। अगर रोल्स भी देखें तो यही सामने आता है कि अगरचे पाकिस्तान को अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इमदाद दी है थ्रू आउट द ईयर्स, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका का जो तासुर है वो बहुत पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सका, हमेशा मनफी या न्यूट्रल के ही उसके ऊपर उसकी नीडल जो है वो अटकी रहती है। बिल्कुल, न्यूट्रल क्या मतलब कहेंगे कि ज़्यादा नेगेटिव रहता है, बहुत नेगेटिव रहता है। और इस्लामी मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के अंदर ये रहा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं मानते, तो वो तभी वो आदमी पूछ रहा था हम इतना देते हैं क्या मिला। दीपक, थैंक यू सो मच, और हम आपकी ये जो स्मॉल टाउन अमेरिका की सीरीज़ है देखते रहेंगे और आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। थैंक यू। और आज के दिन जहाँ हम अमरीकी फ़ौजियों की और अमरीका की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत से अमरीकी इन फ़ौजियों की यादगारों पर भी जाते हैं जो 1776 में बरतानिया से आज़ादी की जंग लड़ने वालों से लेकर आज अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता में हलाक होने वाले फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करती हैं। आइए देखते हैं वाशिंगटन की ऐसे ही कुछ यादगारें। वाशिंगटन में 1 दर्जन से ज़ायद यादगारें कायम की गई हैं उन सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने अमेरिका की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। इस मेमोरियल में लगाया मुजस्समा, जिसमें अमरीकी मैरीन्स जापान के इवो जीमा जजीरे पर झंडा लहरा रहे हैं, एक तस्वीर से मुतासिर होकर बनाया गया है जो 1945 में दूसरी आलमी जंग के दौरान खींची गई थी। ये मुजस्समा यूएस मैरीन के उन सिपाहियों के लिए एक नजराना है जो 1775 से अब तक हलाक हुए हैं। अगरचे कई यादगारों पर सिपाहियों के मुजस्समे लगाए गए हैं, नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल में फन तामीर को ही अमेरिका की ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाई जाने वाली नस्ल को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ग्रेटेस्ट जनरेशन अमेरिका की वो नस्ल है जिसने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था। डिजाइन में 4000 सोने के सितारे शामिल हैं जो उन 4 लाख से ज्यादा अमरीकियों की याद ताज़ा करते हैं जिन्होंने इस जंग में अपनी जान दी थी। एक और दीवार उन 58,000 अमरीकियों की याद दिलाती है जो वियतनाम जंग में हलाक हुए थे। इस स्याह ग्रेनाइट से बनी दीवार पर उन तमाम सिपाहियों के नाम दर्ज हैं। 1988 में मुकम्मल होने वाला ये मेमोरियल उतना ही मुतनाज़ा है जितनी की ये जंग थी, लेकिन ये अमेरिका के मकबूल तरीन और ताकतवर तरीन मेमोरियल्स में से एक बन चुका है जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। बहुत से लोग नजराने के तौर पर यहाँ फूल, पैगामात और तस्वीर भी छोड़ जाते हैं। कोरियन वॉर वेटरन्स मेमोरियल्स भी मिलिट्री को खराज तहसीन पेश करने का एक अनोखा अंदाज है। कुछ नए तामीर हुए मेमोरियल्स में से एक इस मोन्यूमेंट में आर्मी, नेवी और हवाई फोर्सेस के सिपाहियों के 2 मीटर ऊंचे 19 मुजस्समे हैं जो ग्रेनाइट की पट्टियों पर आगे बढ़ते हुए दिखाए गए हैं जो कोरिया में चावल की फसलों को जाहिर करती हैं। इस मोन्यूमेंट में एक शफाफ पूल और उन सिपाहियों के नाम की लिस्ट मौजूद है जो 3 साल चलने वाली इस जंग में हलाक हुए थे। एयरफोर्स मेमोरियल में आसमान को छूती हुई 3 मेहराबें परवाज की बसरी नुमाइंदगी करती हैं। ये मेमोरियल किसी एक जंग की याद में नहीं बनाया गया है। इस मोन्यूमेंट का मकसद अमरीकी एयरफोर्स में खिदमत सरअंजाम देने वाले खवातीन हजरात को खराज तहसीन पेश करना है। मेमोरियल डे पर ये तमाम यादगारें एक खास अहमियत की हामिल हैं। फेथ लेपिडस के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। उसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।